हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर बाबा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम शॉर्ट तरीके से बात करेंगे कि हमारी जो फसल होती है उसको रोपाई से लेकर 40 दिन के अंतराल होता है, जो उसका सबसे नाजुक अंतराल होता है और मुख्य अंतराल होता है पैदावार को लेकर। क्योंकि अगर यहीं पर हमारी फसल स्वस्थ रहेगी तभी हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। तो इस समय में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रोपाई के समय। अगर आप डीएपी और एनपीके जो भी डाल रहे हैं तो आपको रोपाई से पहले ही डाल देना चाहिए, अंतिम जुताई के समय। इससे होता क्या है, जो फास्फोरस होती है वो हमारी ज़मीन में अगर हम ऊपर से डालते हैं तो एक ही जगह एकत्रित हो जाती है। इससे जड़ें उसको अच्छे से ले नहीं पाती और हमारी जो पष्ट फुटान होती है, जो हमारी पष्ट में जो जड़ें चलने की अवस्था होती है, उस समय धान की जड़ें अच्छे से नहीं चल पाती। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो गोल होता है, मटमेला सा गोल, उसी समय आप डीएपी और एनपीके डाल दें ताकि आपकी जड़ें उसे अच्छे अनुरूप से ले सके और फर्स्ट में ही धान की जो पौधे हैं वो स्वस्थ होकर अच्छे से चल पाए। उसके बाद हम बात करेंगे कि रोपाई के बाद हमें यूरिया कब कब देना चाहिए। अगर आप चाहो तो इसे 3 हिस्सों में दे सकते हो, एक तो 10 से लेकर 12 दिन, एक 20 से लेकर 22 दिन और एक 30 से लेकर 35 दिन। इन तीनों टुकड़ों में आप अपने यूरिया को अपने खेत के अनुरूप दे सकते हो। यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये है कि अगर आपके खेत में पिछली फसल के अवशेष मौजूद हैं तो उसको जो रिसाइकिल करने के लिए जो जीवाणु होते हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर आपकी खेत में इस प्रकार की कंडीशन है तो आपको वहाँ पर नाइट्रोजन यूरिया ज़्यादा देना है। क्योंकि होता क्या है, जो ये जीवाणु होते हैं ये नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करते हैं उसको रिसाइकिल करने के लिए, और उस समय हमारी मिट्टी में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है उसका ये जीवाणु उपयोग कर लेते हैं और हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन का दबाव आ जाता है, अर्थात नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, जिससे हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी हमें महसूस होती है। तो उस समय आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपकी फसल होती है उसमें प्रारंभिक अवस्था में आपको नाइट्रोजन ज़्यादा देना है और बाद में उसमें नाइट्रोजन कम देना है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जो अवशेष होते हैं वो बाद में नाइट्रोजन में तब्दील हो जाते हैं और आपकी जो मिट्टी है उसमें जो नाइट्रोजन की कमी है उसकी कमी को पूर्ति कर देते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपकी खेत में पिछले साल के अवशेष बाकी हैं तो आपको फर्स्ट में नाइट्रोजन जो यूरिया होता है उसको ज़्यादा देना है और बाद में कम देना। अब दूसरी बात हम ये करेंगे कि हमें जिंक कौन सी मिलानी चाहिए और कब मिलानी चाहिए। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि 15 से लेकर 20 दिन के अंतराल में जो आप यूरिया दे रहे हो उसमें आप जिंक मिला सकते हो। आप 10 से लेकर 12वें दिन में भी यूरिया मिला सकते हो अगर आपको महसूस होता है कि आपकी फसल अच्छी से चल रही है और कल्ले फूटने की जो स्थिति है वो आ चुकी है। तो क्योंकि कल्ले फूटने के लिए नाइट्रोजन का बहुत ही उपयोग है, साथ में जिंक का भी बहुत उपयोग है। तो आप नाइट्रोजन के साथ जिंक मिलाकर डाल सकते हो। आप 21% और 33% में से कोई सी भी जिंक सल्फेट डाल सकते हो। इन दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये 5 से लेकर 6 किलो और 10 किलो तक प्रति एकड़ आप 21% और 33% दोनों को मिला के डाल सकते हो। मैं आपको यहाँ पर अवॉइड करने के लिए कहूँगा जो चिलेटेड फॉर्म में जिंक होती है उसको आप मत डालिए, क्योंकि वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाते। और जो ऑक्साइड होती है 39% के आसपास, उसको भी आप अवॉइड कीजिए क्योंकि वो भी 21 और 33 के अनुरूप कार्य नहीं कर पाएगी। आपकी फसल में कल्ले फूटने के समय जो जिंक की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति नहीं कर पाए। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी फसल में पीलापन है, इतना अच्छा हरापन नहीं आ पा रहा, तो आपको विशेष तौर पर मैग्नीशियम सल्फेट अपनी फसल में डालना है। क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट का मुख्य कार्य होता है जो क्लोरोफिल होता है उसको बनाना और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संतुलित मात्रा में अपनी फसल को चलाना। तो अगर आपकी फसल में पीलापन लगता है, आपको जो नए कल्ले हैं वो स्वस्थ नहीं है, तो मैग्नीशियम सल्फेट डालिए। ये एक बहुत अच्छा आपकी फसल के लिए हो सकता है भविष्य के लिए, ताकि आपको अच्छी पैदावार मिल सके। इसके बाद भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कोई भी अच्छी कंपनी का 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल सकते हो, जिससे आपको अपनी फसल में अच्छी पैदावार मिल सके। अब हम बात करेंगे जब आपकी फसल 40 दिन के बाद की हो जाती है, उस समय आपको कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या यूरिया डाल रहे हो तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार डालो, क्योंकि उसके बाद इतनी आवश्यकता नहीं होती और वो उतना कार्य नहीं कर पाता जितना 40 दिन के अंतराल में कर पाता है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उसके बाद नाइट्रोजन और 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर कोई भी जिंक डाल रहे हो तो वो डालें। अगर आपको आवश्यकता है, आपकी फसल कमज़ोर रह गई है, तभी इनका उपयोग करें। अब हम बात करते हैं कि जो लास्ट होती है, जब पकने का समय आ जाता है, उसके लिए हमें 15 दिन पहले ही पानी देना बंद कर देना चाहिए अपनी फसल को। उससे होता क्या है, जो अंतिम समय होता है उस समय जो कीट प्रकोप होता है, अगर आप पानी ज़्यादा दोगे तो आपकी फसल में हरापन अधिक रहेगा और कीट प्रकोप बहुत अधिक होगा, क्योंकि जो पानी होता है उसमें कीट पनपते हैं, जिससे आपकी पैदावार में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको जो रोपाई से 40 दिन की स्थिति होती है, इस समय अपनी जो भी आपको देना चाहिए, इसमें यूरिया, खुराक, नाइट्रोजन, जिंक सल्फेट, पेरस सल्फेट जो भी देना चाहते हो वो आप इस समय दे सकते हो। अगर आप 60 दिन की जो 1509 या फिर 1846 या 16 ब्रांड में कर रहे हो तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको 35 दिन के अंदर अंदर ही जो भी आपको खुराक देनी है वो दे देनी है, क्योंकि बाद में इसके पौधों की उम्र बढ़ जाती है और ये जल्दी पकने के कारण फिर अच्छे से फुटान नहीं हो पाती, और जो बाद में फुटान होती है उसमें अच्छी बालियाँ नहीं निकल पाती, क्योंकि पहले की बालियाँ पकने की अवस्था में आती हैं और वो दूसरी फुटान चलती रहती है। तो आपको विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर एग्रीकल्चर की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारा इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाकर मैसेज कीजिए। जय हिंद।